हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा था क्या अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में हमने अध्याय 4 और अध्याय 5 कर लिया था, लेकिन वहां पे एक अध्याय हमारा पहले का बाकी रह गया है, अध्याय 3, जिसका नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो आज इस अध्याय में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, एक बार नज़र डालिए। देखिए, प्रमुख जनसंचार माध्यम जो कि आज हमारे बीच में है, कौन कौन सा? प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और इसकी खामियाँ जानेंगे, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या दोष है। फिर जानेंगे प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम के लिए लेखन को ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि जो लिखा हुआ होता है उसको, जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उसको हम कैसे जानते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रिंट माध्यम तक ही करवाने वाला हूँ। रेडियो समाचार और रेडियो के लिए समाचार लेखन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही हिंदी के प्रमुख कवि और पत्रकार हैं जिन्होंने लिखा है, रघुवीर सहाय हैं। आप 12th क्लास के हिंदी की बुक में, मतलब आरोह में, आप इनका एक अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है? दूरदर्शन की अपाहिजता करके एक अध्याय है। देखिए, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। मतलब खबर लिखना भी बहुत ही रचनात्मक हो सकता है जैसे कविता रचनात्मक होता है। दोनों का उद्देश्य मनुष्य और समाज को ताकत पहुंचाना है। दोनों का जो एम है वो क्या है, कविता और रचनात्मक लेखन का, खबर का, कि मनुष्य जो है वो, समाज जो है वो ताकतवर बन सके, अपने लिए खड़ा हो सके। खबर में लेखक तथ्य को बदल नहीं सकता। देखिए, खबर में जो आपने चीज़ें छाप दी हैं, जो अखबार में चीज़ें आपने एक बार छाप दिया, आप उसको बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। पर 2 या 2 से अधिक तथ्यों को मिलने से असलियत खोल सकता है, लेकिन 2 या ज़्यादा उसके अगर सबूत मिल जाए तो उससे असलियत का पता चल जाता है। ये लिखा है रघुवीर सहाय ने। तो चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल मेंटी एजुकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मेंटी एजुकेट को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ऑल पे, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो आइए जानते हैं जरा इस अध्याय के बारे में। इस अध्याय में है क्या? तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। इन सभी चीज़ों के हिसाब से ही आज हम तक खबरें पहुंचती है। ये जनसंचार का एक माध्यम है, लोगों तक संचार पहुंचता है, लोगों तक खबर पहुंचता है। कौन कौन सी? प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। इंटरनेट तो भाई एकदम वाइड है, बिल्कुल जाल सा बना हुआ है इसका। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, आप सभी प्रतिदिन अखबार पढ़ते ही होंगे जी। अगर आप नहीं पढ़ते तो पढ़ो, पढ़ना अच्छी बात है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के लिए अथवा समाचार की जानकारी के लिए टीवी भी देखते होंगे तथा रेडियो भी सुनते होंगे। आपके देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, कुछ टीवी देखते हैं, कुछ रेडियो सुनते हैं। रेडियो सुनना अच्छा लगता है समाचार जानने के लिए। ठीक है, देखिए कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर केवल समाचार सुनिए, और अवसर मिलते ही इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। जो आपको अगर कभी टाइम मिले शाम में, रात में, तो आपको जो टीवी पे समाचार दिखाया जा रहा है वो देखिए, और उसी के बारे में फिर अगले, मतलब उसी टाइम पे थोड़े समय बाद उसी के बारे में सर्च कीजिए इंटरनेट पे, फ़ोन पे। ठीक है, फिर अगले ही दिन नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह को अखबार को पढ़िए ध्यान से। अब बताइए कि इन सभी जनसंचार माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, उनमें कोई विशेष अंतर है या नहीं। मतलब समझ रहे हो इसने क्या बोला? इसने आपको तीनों जनसंचार माध्यम को पढ़वा दिया। टीवी तो आप देख ही रहे थे, फिर इसने क्या बोला कि उसी के बारे में तुरंत जाकर इंटरनेट पे खोजें, और फिर वही बोला है सुबह अखबार में पढ़िए। क्यों बोल रहा है? ताकि आपको पता चल सके कि इन तीनों में ही जो लिखा गया है, जो बोला गया है, उसमें क्या क्या अंतर है, इसकी लेखन शैली कौन सी है, भाषा कौन सी है, क्या क्या प्रस्तुत कैसे कराई इन्होंने आपके सामने। ठीक है, अब देखिए आपको इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में बहुत सारे अंतर मिलेंगे। जाहिर सी बात है, डिफरेंस तो होगा ही, बिल्कुल डिट्टो तो छाप के देंगे नहीं। अब देखिए एक अंतर क्या दिखाई देता है। अखबार आपको पता है पढ़ने के लिए होता है, वहीं रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए होता है। देखिए इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा उपलब्ध होती है। पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। ये बात तो हमें पता ही है कि अखबार में छपे हुए शब्द ही हम पढ़ पाते हैं और रेडियो में बोले हुए शब्दों को सुन पाते हैं। अब देखिए इन माध्यमों के बीच के अंतर को आप तभी समझ सकेंगे जब आप प्रत्येक माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से अवगत होंगे। आप इनके अंतर तभी परख सकते हैं जब आपकी इनकी विशेषताओं, इनकी खूबियों, इनकी अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत होंगे, आपको पता होगा इनके बारे में। ओके, अब देखिए आगे बात करते हैं हम। इस प्रश्न का कोई एक निश्चित उत्तर नहीं हो सकता है कि आपको रेडियो अधिक पसंद है या आपके दोस्त को टीवी। हर एक का अपना इंटरेस्ट अलग होता है। अगर आपको मोबाइल पे अच्छा लगना, मतलब अच्छा देखना लगता है, समाचार या कुछ भी चाहिए, तो आपको दोस्त को टीवी पे अच्छा लगता हो, किसी और को रेडियो पे, किसी को अखबार। ठीक है, अब देखिए सभी की अपनी अपनी पसंद होती है और इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि क्यों ये हमें पसंद है। ओके, अब देखिए हम सब अपनी रुचियों, ज़रूरतों और स्वभाव के अनुसार माध्यम चुनते हैं कि हमें कौन सा माध्यम पसंद है, और उसकी कुछ विशेषताएँ और कुछ गुण होता है। ठीक है जी, देखिए लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम, देखिए ये टॉपिक जो है ना वो है जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के गुण और दोष, कि हर एक जनसंचार के अलग अलग गुण और दोष होता है। देखिए जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से आपका प्रतिदिन कम या अधिक सामना पड़ता होगा। हर दिन आप
कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ते होंगे, चाहे किसी भी माध्यम से करें, चाहे वो आप कर रहे हो इसके माध्यम से, फ़ोन के मतलब इंटरनेट के, या फिर रेडियो या फिर टीवी। अब देखिए सबसे आप अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया सबकी रुचियाँ अलग अलग होती है, ठीक है। उसके लिए बात कर लेते हैं। अब देखिए इसका अर्थ लेकिन यह बिल्कुल नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है। आप ये नहीं बोल सकते कि यही जनसंचार का जो मीडियम है, जिससे अखबार ये सब है, वही सबसे अच्छा है। अखबार ही सबसे अच्छा, इंटरनेट सबसे अच्छा नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच चाहे जितना भी अंतर हो, जितना भी एक दूसरे से अलग हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं है, उनमें कंपटीशन नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, फुलफिल करते हैं और सहयोगी हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए हेल्प कैसे करते हैं। इंटरनेट पे भी आप वही चीज़ देखेंगे, टीवी पे भी आप वही चीज़ देखेंगे, रेडियो पे भी आप वही चीज़ देखेंगे। तो इन्फॉर्मेशन तो सारी एक ही हुई ना, कि अलग अलग कोई अगर कहीं मान लो घटना हुई तो वहाँ 10 लोग मरे, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको एक बताएगा 10 लोग मरे, 5 लोग मरे, 15 लोग मरे। अलग अलग जगह तो अलग अलग चीज़ तो बताएंगे नहीं, इसीलिए पूरक होते हैं। अब बात करते हैं प्रिंट माध्यम की। तो देखिए प्रिंट माध्यम अर्थात मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे प्राचीन माध्यम है। आज की जितने भी जनसंचार माध्यम है जिनसे लोगों को पता चलता है खबरें, उसमें सबसे पुराना जो माध्यम है वो है प्रिंट माध्यम, जिसको बोलते हैं मुद्रित माध्यम। मुद्रण मतलब क्या, जो लिखी हुई चीज़ें होती है, जो आप अखबार में पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिंट माध्यम। प्रिंट हो गई तो वो छपता है, ठीक है। अब देखिए मुद्रण का जो आरंभ हुआ था वो सबसे पहले चीन में हुआ था, ठीक है। और इसका जो आविष्कार हुआ था वो जर्मनी के गुटेनबर्ग में किया गया था। जर्मनी में गुटेनबर्ग जगह है, ओके। अब देखिए भारत में जो इसका शुरुआत किया गया था वो 1556 में किया गया था और गोवा में खुला था पहला छापा खाना, ठीक है। और इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। पहला वो जो लिखा आया था ना, वो मिशनरियों ने खोला था, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए पुस्तक छापते थे। अब देखिए मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तक आदि शामिल है। मुद्रित माध्यम में कौन कौन सी चीज़ें आती है, अखबार लिखी हुई होती है, पत्रिकाएं लिखी हुई होती है, पुस्तक लिखी हुई होती है, छपी हुई होती है। अब देखिए मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता या ताकत यह है कि छपे हुए शब्द में स्थिरता होती है, एक जगह पे होते हैं। ऐसा थोड़ी कि कबड्डी खेलने चले जाएंगे शब्द, ऐसा तो होता नहीं है, एक जगह पे ही होते हैं ना। अब देखिए आप उसे आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, जितना टाइम लेके पढ़ सकते हैं। आप उसे संग्रहित भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको बार बार, 3 बार, 10 बार पढ़ सकते हैं, समझे। अब देखिए मुद्रित माध्यम जो होती है उसका एक लाभ यह भी होता है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। पढ़ लिया अखबार भाई, रख दिया, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब फ़ोन का क्या है, अखबार आप रखेंगे तो 2 साल बाद इसको भी पढ़ सकते हैं। फ़ोन क्या पता 2 साल बाद ख़राब हो जाए। नए फ़ोन की बात अलग है, लेकिन वो तो एक ख़राब हो जाएगा ना। इंटरनेट अगर मतलब इंटरनेट क्या ही ख़राब होगा, अगर उस पर आप फ़ोन ख़राब हो गया तो भाई सभी ख़राब हो गया। अब देखिए दूसरी बड़ी विशेषता क्या है मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट माध्यम की, कि यह लिखित भाषा का विस्तार होता है। इसमें लिखा हुआ होता है जो भाषा होता है, ठीक है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर क्या है, वो ये है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करते हैं। बिल्कुल आपको एक एक चीज़, एक एक उसमें जो पॉइंट है वो सही लिखा होना चाहिए। ककार की मात्रा कैसे होनी चाहिए, छोटी बड़ी, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन लिखने मतलब बोलने में आप और आसानी से बोल पाते हैं और अच्छे से बोल पाते हैं। उसमें आपको कोई ये नहीं देखता कि ई की मात्रा उधर जा रही, ऊ की मात्रा उधर जा रही, इसमें तो पता भी नहीं चलता, ठीक है जी। अब देखिए और ये जो प्रकाशित होता है ना, ये बहुत लोगों तक पहुंचता है। इसलिए जो प्रिंट माध्यम में जो लोग काम करते हैं, जो टीम एक काम करती है, ताकि अखबार में कुछ गलत चीज़ उन तक ना पहुंचे, सही चीज़ पहुंचे। क्योंकि एक बार आपने लिख दिया तो उसको हटाया नहीं जा सकता। इंटरनेट पे क्या होता है, एडिट करके कुछ और वर्ड डाल सकते हैं उसमें, लेकिन अखबार या पत्र पत्रिका पुस्तक में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरी विशेषता मुद्रित माध्यम यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। आप इस पर चिंता व्यक्त कर सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं और इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब प्रधानमंत्री ने दिया सर्वमान्य हल का आश्वासन, देख लो यही सब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, इसमें सीरियस बातें भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न केवल उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। मतलब आप उसे पढ़ते भी हैं, सोचते भी हैं और उसको समझते भी हैं, क्योंकि आप उसके योग्य होते हैं, पढ़ने की योग्यता है। अब मान लो अनपढ़ आदमी तो कोई अखबार लेके बैठा मतलब नहीं बैठेगा ना। आप ही और हम ही लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, उसकी भाषा पता है, क्या उसमें लिखा है वो हमें पता है, ठीक है। इसीलिए जो मुद्रित माध्यमों के पाठक वही होते हैं जो साक्षर होते हैं, जो लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा एक विशेष स्तर की योग्यता प्राप्त की हो। 10th तक भी आप पढ़ें, 8th तक भी आप पढ़ें, तब भी आप अखबार पढ़ लेंगे, लेकिन एकदम ही भाई डिम हो, लो लेवल के तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। आपको एक विशेष योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं
अब दोस्त की बात कर लेते हैं। मतलब खूबियाँ तो देख ली 3-4, अब दोस्त भी तो होंगे। तो पहला दोस्त तो यह है कि निरक्षर लोग इसे नहीं पढ़ सकते हैं, अनपढ़ लोग इसे नहीं पढ़ते हैं। दूसरा दोस्त यह है कि मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो लेखक लिखते हैं उनको अपने जो रीडर्स होते हैं, जो उसको पढ़ते हैं, उसके भाषा के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे भाषा वो पसंद करते हैं, उनका शिक्षा कितना है, उनका ज्ञान कितना है और क्या योग्यता है, ये सब ध्यान में रख के लिखना पड़ता है। ओके, अब देखिए एक और दोष इसका ये है कि वे रेडियो या टीवी और इंटरनेट के समान ताज़ा घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता है। आपने मतलब एक बार इसमें 24 घंटे में एक बार अखबार छपता है, अगर कर दिया तो कर दिया। देखिए लिखा भी हुआ है, एक इसकी निश्चित अवधि होती है, एक टाइम लिमिटेशन होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए मान के लीजिए यही होता है। समाचार पत्र क्या होता है, जो डेली छपता है वो 24 घंटे में एक बार, ठीक है। और वहीं अगर साप्ताहिक समाचार पत्रिका की बात करें तो वो सप्ताह में एक बार, जैसे कोई संडे को होता है, कोई मंडे को होता है, एक हफ्ते में बस एक बार। अब देखिए समाचार पत्र या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं कि भाई 7 बजे तक ये खबर मुझे ला के देनी है, क्योंकि मुझे आगे छापना है। अगर इसके आगे आपने लेट करा तो नहीं होगा। इसी को बोलते हैं डेडलाइन। कि डेडलाइन मतलब इसके आगे आप मतलब इसी टाइम तक, मुझे एक टाइम निश्चित कर देते हैं, इसी टाइम तक मुझे चाहिए, इसके आगे मैं नहीं लूँगा उस अखबार मतलब उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो लेखक होते हैं, जो मुद्रित माध्यम लिखते हैं, जो अखबार लिखते हैं, उसमें उसका पूरा स्पेस होता है। देखिए अब क्या होता है, किसी समाचार पत्र में आप संपादक है और आपको 250 शब्दों का एक रिपोर्ट या फीचर लिखने के लिए जगह दी गई है, तो आपको उसकी समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। 250 शब्दों से आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सामग्री के महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि उसे कितनी जगह मिलेगी। ओके, मतलब वो जो आप लाए हैं, जो समाचार लाए हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना लोग उसको पढ़ेंगे, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको एक कॉलम मिलता है और सब सीमा मिलती है, ठीक है। अब देखिए अगर छप जाता है तो आप उसमें अगर कोई गलतियाँ हो जाती है मुद्रित माध्यम में, तो आप उसको हटा नहीं सकते, वो अशुद्धि ही चिपक जाएगी। मतलब अशुद्धि, जो आपने अशुद्ध चीज़ें लिख दी, गलत चीज़ लिख दी, वही रहेगा। पत्र पत्रिका में मतलब ये हर संभव कोशिश किया जाता है कि ऐसा ना हो, कोई भी गलती ना छपे, ठीक है। इसलिए पत्रिकाओं में संपादक की एक पूरी टीम बैठती है, हर कोई जांच करता है, ठीक है, और अशुद्धियों को हटाकर उसको लोगों तक पहुंचाने योग्य बनाता है। तो मैंने आपको आज प्रिंट माध्यम के बारे में बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किसके बारे में, रेडियो के बारे में। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।